हाँ, तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। पढ़ रहे थे जीव में जनन। तो जनन की 3 विधियां बताई गई थी। नंबर 1 वर्धी जनन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है अलैंगिक जनन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा है लैंगिक जनन, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। तो कल हम लोग वर्धी जनन पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल जिसको कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन बहुत सरल होती है। इसमें एक ही व्यक्तिगत पौधा वयस्क बनने के बाद अपनी हूबहू प्रतिलिपियों के रूप में संतानें उत्पन्न करता है। अतः जनक तथा संतानों के बीच आनुवंशिक पदार्थ एवं आनुवंशिक लक्षणों में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। इसलिए अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतानों को सम्मिलित रूप से एक पुंजक कहते हैं। इस जनन को एकल जीव जनन भी कहा जाता है। इसकी निम्न विधियां हैं। अलैंगिक जनन की निम्न विधियां हैं। पहला द्विविभाजन, जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। अंग्रेजी में बाइनरी फिशन कहते हैं। तो बाइनरी फिशन देखते हैं कि प्रायः एक कोशिकीय पादपों में पाया जाता है। जो बाइनरी फिशन होता है, एक पाया जाता है एक कोशिकीय पादप, एक कोशिकीय पादप में पाया जाता है। इस विभाजन में जनक का एक कोशिकीय शरीर जो होता है, यह समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति में बढ़ जाता है। दोनों संतति जो है बिल्कुल समान होते हैं। कहने का मतलब इसमें जनक सदस्य की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि विभाजन के द्वारा जो है यह दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। जैसे देखते हैं हम उदाहरण में यूलोथ्रिक्स, जैसे यूलोथ्रिक्स नहीं, युगलीना, जैसे युगलीना ये पाया जाता है युगलीना में। तो युगलीना में हम देखते हैं जैसे ये इसका शरीर है ना। अब ये होता क्या है, इसका जो है ये
न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस सबसे पहले इसमें ये दो भागों में पड़ जाएगा, ठीक, इस तरीके से। फिर होता क्या है, धीरे धीरे इसका जो ये विभाजन है, ये विभाजन जो है बढ़ता रहेगा और बढ़ करके ये विभाजन इसका जो है इस तरीके से बढ़ता रहेगा, है ना। ये बन गया जो है इसकी डाटर न्यूक्लियाई। क्या बन गया ये? डाटर न्यूक्लियाई हो गई। अब ये विभाजन जो है इस तरीके से बढ़ता जाएगा और बढ़ करके जो है ये नए जीव का निर्माण कर लेता है। कहने का मतलब लास्ट में जो है यहाँ पर हुआ क्या, द्विविभाजन बहुत ही सरल प्रकार का है, ये कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे युगलिना। अब युगलिना में हम देखते हैं यहाँ पर हुआ कौन सा विभाजन, ये अनुप्रस्थ ना होकर के कौन सा विभाजन है, ये अनुलंब विभाजन, यानी कि यहाँ पर जो है सीधा खड़ा विभाजन होता गया और लास्ट में जो है इसने क्या बना लिया, दो जंतु का निर्माण किया। अच्छा, इसमें भी पाया जाता है। फिर ये तो रहा युगलिना का, ईस्ट में भी पाया जाता है। ईस्ट ईस्ट में विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ईस्ट में अनुप्रस्थ विभाजन, जैसे ईस्ट कोशिका है। अब ईस्ट कोशिका क्या करेगी, ये वृद्धि करती है और वृद्धि करेगी, वृद्धि करने के बाद जो है इसके बीच में क्या बन जाएगी भाई, जैसे ईस्ट कोशिका है, ये वृद्धि किया और वृद्धि करने के बाद इसके बीच में क्या बन गई, एक पट्टिका बन जाती है और पट्टिका जो है बन करके यही क्या करेगी, पट्टिका, जैसे ये विभाजन है इसके बीच में जो ये पट्टिका बन जाती है, जिसके कारण से ये दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये रहा जो है द्विविभाजन। और द्विविभाजन जो है एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है युगलिना में और ईस्ट में, ठीक है। अब दूसरा विभाजन हम देखते हैं, दूसरा है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, जिसको हम कहते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन अंग्रेजी में कहा जाता है। बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त होते हैं। बीजाणु बनने के बाद उनका प्रकीर्णन होता है तथा नए पौधे या जीवों का अंकुरण द्वारा निर्माण होता है। कवक पौधे व शैवाल पौधे प्रायः बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, शैवाल में बनने वाले जू स्पोर, यूलोथ्रिक्स में क्या बनते हैं, जू स्पोर बनता है, या फिर एप्लिनो स्पोर बन जाते हैं, एकाइनिड्स या फिर सुप्त बीजाणु। जैसे उदाहरण देखते हैं इसमें कि क्या बनते हैं, एप्लिनो स्पोर। जैसे देखते हैं कि क्या है, जब परिस्थितियां जो है इनके प्रतिकूल आती हैं, जैसे मान लेते हैं ये यूलोथ्रिक्स की ये कोशिका है, ये रही जो है यूलोथ्रिक्स की
कोशिका। ठीक, परिस्थिति जो है इनके प्रतिकूल आ गई, तो ऐसी स्थिति में ये करेंगे क्या, बीजाणु जनन जो इनका केंद्रक है, ये केंद्रक जो है बारंबार जो है क्या कर जाएगा, विभाजन कर जाएगा, और विभाजन करके जो है ये क्या बना लेते हैं, ये जो है स्पोर लाइक संरचना बना लेते हैं। ये बन गई स्पोर लाइक संरचना बन गई, है ना। ये है क्या, ये आचल जन्य, जिसको हम क्या कहते हैं, एप्लेनो स्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे, एप्लेनो स्पोर कहा जाता है इसको, यानी कि अचल बीजाणु, अचल बीजाणु, यानी कि जब परिस्थितियां जो है इनके प्रतिकूल थी, तो यूलोथिक्स ने किया क्या, ये बना लिया जो है एप्लेनो स्पोर का निर्माण कर लिया। अब ये एप्लेनो स्पोर पड़े रहेंगे, और जब परिस्थितियां जो है इनके अनुकूल आएंगी, तो यही एप्लेनो स्पोर जो इनके स्पोरेंजिया में पाई जा रही है, यही एप्लेनो स्पोर क्या करेंगे, ये अंकुरण कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, यहीं पर जो है ये जैसे है ना, ये पड़ा हुआ स्पोर यहाँ का, अब ये स्पोर क्या कर लेगा, ये जो है यहीं पर अंकुरण कर लेता है, और अंकुरण करके जो है नए यूलोथिक्स, नए पादप का ये निर्माण कर लेगा। ये सब अंकुरण कर जाते हैं, है ना। कहने मतलब इनका क्या हो गया, जर्मिनेशन हो गया, और अंकुरण करके जो है ये बना लिए जो है नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं, इसमें और भी विधियां हैं, जैसे हम देखते हैं आगे, एकाइनिट्स। एकाइनिट्स, अब जो ये एकाइनिट्स के द्वारा है, जैसे ये शैवाल कोशिका है यूलोथिक्स, ये कोशिका है, यही भित्ति जो है इनकी मोटी हो जाती है, यही भित्ति क्या हो जाएगी, मोटी हो जाती है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उस समय ये अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये एकाइनिट्स का निर्माण कर लेते हैं। ये भित्ति जो है इनकी मोटी हो जाएगी, ठीक है, ये पड़ा रहेगा, और जब परिस्थितियां अनुकूल आ जाएंगी तो भाई इनकी जो टूट जाएगी, और टूट करके जो है ये बाहर आ जाते हैं। ठीक, ये रहा जो है एकाइनिट्स की जो जनन, कौन सा जनन हुआ, एकाइनिट्स, यानी कि ये क्या बना, एकाइनिट्स। फिर देखते हैं हिप्नोस्पोर के द्वारा, हिप्नोस्पोर के द्वारा जनन। अभी हम लोग आगे पढ़े थे एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर में क्या था, व्यवस्था तो लगभग वैसे पाई, लेकिन वहाँ पर क्या था, कई बने थे केंद्रक विभाजन के कारण से। लेकिन इसमें क्या होगा कि इनका जो केंद्रक है ना, इसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, ये सब संकुचित हो जाएंगे, और इसके चारों तरफ एक सिस्ट बन जाती है ना, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में इनकी सुरक्षा करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिप्नोस्पोर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जनन रहा, ये जनन रहा जो है कौन सा, द्वीप विभाजन के द्वारा जनन बताया गया। ये तो था बीजाणु जनन, कि क्या करते हैं, बीजाणु जनन के द्वारा जो है जब परिस्थितियां जो है इनके प्रतिकूल होती हैं, तो कुछ पादप, ये कोशिकी पौधे क्या करते हैं, कुछ पादप जो है क्या करते हैं, ये बीजाणु का निर्माण कर लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार से बीजाणु जो है बनाए। अगला हम देखते हैं मुकुलन।
मुकुलन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है बडिंग। बडिंग। तो देखिए, जो बडिंग की क्रिया पाई जाती है ये प्रायः ईस्ट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ईस्ट कोशिका में। यानी जो ईस्ट कोशिका है, ईस्ट कोशिका में जो है बडिंग पाई जाती है। और बडिंग में होता क्या, जैसे मान लेते हैं ये ईस्ट कोशिका है, यहाँ पर जो है इसका दिया गया है, ये भाग आउट ग्रोथ दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब इस तरीके से इसमें क्या बनने लगेंगे, तमाम जो है इसलिए क्या निकलेंगे, कलिकाएं निकलेंगी, है ना। बडिंग, मुकुलन, बड निकलने लगते हैं। और बड बनेंगे कब, जब परिस्थिति जो है इनके अनुकूल होती है, तो ये क्या निकल लेते हैं, बड बनने लगते हैं। और जो इनका केंद्रक है, इस केंद्रक का जो है सूत्री विभाजन हो जाता है, विभाजन करते हैं, जिसके कारण से केंद्रक क्या हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। और दो भागों में बढ़ जाएंगे, इस तरह से ये वृद्धि करता हुआ जो है ये चला जाएगा ना। जैसे ये केंद्रक था, यहाँ पर हुआ सूत्री विभाजन, जो इसमें नया मुकुल निकला, यहाँ वृद्धि करके ये दो कोशिका बनाए। फिर जो है इसमें जो है बड़ निकला, इसके केंद्रक का विभाजन हुआ यहाँ पर तीसरी। इस तरीके से जो है ये वृद्धि करते रहेंगे। तो ये विभाजन क्या कहलाएगा, ये विभाजन कहलाता है बडिंग कहलाती है। बडिंग यानी कि मुकुलन के द्वारा जनन। और मुकुलन के द्वारा जनन पाया जाता है किसमें, ईस्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जा रहा है, मुकुलन के द्वारा जनन जो है ये पाया जाता है ईस्ट में, ईस्ट में पाया जाता है। अच्छा, अगला है कलिका निर्माण के द्वारा जनन। कलिका निर्माण, कलिका निर्माण, है ना, ये सब अलैंगिक जनन है। कलिका निर्माण जिसको हम कहते हैं बड फॉर्मेशन, है ना। तो बड फॉर्मेशन आप लोग पढ़े हैं कि कुछ पौधों की पत्ती व तने के अग्रभाग पर बहुकोश की हरे रंग की रचना पाई जाती है। भाई तमाम पादप हैं कि जिसमें इनके ऊपरी भाग पर, एकदम शीर्ष भाग पर देखा जाए, क्या पाई जाती है, पत्ती व तने के अग्रभाग पर जो है बहुकोश की हरे रंग की संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। और ये अलग होकर के जो है अंकुरण द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं। तो देखिए, ये सब में तो नहीं पाई जाती, ये पाई जाती जैसे फ्यूनेरिया, आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया, तो फ्यूनेरिया में जो पौधा है उसका, इसके इसी शीर्ष भाग पर, भाई जहाँ पर नए नए जो है क्या निकलती हैं, पत्तियाँ, कलिकाएं निकलती हैं, यही कलिका जो है क्या करती है, ये अलग हो जाती है। और अलग हो करके जब कहाँ गिरेगी, भूमि पर गिरेगी, तो इनसे जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये विधि बहरहाल क्या है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत है। और ये पाई जाती है कि उसमें फ्यूनेरिया में पाई जाती है। ठीक है, कलिका जो है इनकी अलग हो करके नए पौधे का जन्म देती है ना। अगला हम देखते हैं इसमें खंडी भवन, खंडी भवन, या फिर इसी को हम कहा खंडी भवन या पुनरुद्ध भवन, खंडी भवन या पुनरुद्ध भवन। इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, और रीजनरेशन। पुनरुद्ध भवन को अंग्रेजी में कहते हैं
जनरेशन। खंडी भवन या पुनरुद्ध भवन। तो इस विधि में हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जनक पौधे का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा जो है पुनरुद्ध भवन के द्वारा एक नई संतान की उत्पत्ति कर लेता है या नए पौधे का विकास कर लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं इसमें स्पाइरोगायरा में व यूलोथ्रिक्स में। खंडी भवन किसमें पाया जा रहा है? यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगायरा में। तो देखो स्पाइरोगायरा, जैसे स्पाइरोगायरा में क्या है, ये तंतुवत होते हैं, संरचना जो है इनकी क्या पाई जाती है, इस तरह से जो है ये तंतुवत संरचना होती है इनकी। इनकी संरचना जो है ये तंतुवत पाई जाती है, इस तरीके से पाई जाती है। अच्छा, होगा क्या इसमें, इनका शरीर जो होता है यदि मान लेते हैं क्या हो जाए, टूट जाए। कहाँ से टूट जाए भाई? जैसे ये एक कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका ये है, ये कोशिका ये है। ठीक है, ये क्या कर जाए, ये टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, तो क्या होगा, इस तरह से जो है खंड बनेंगे। क्या बनेंगे? इस तरीके से जो है ये खंड बना, देखो बना ना। ये जो है एक खंड बना, मान लेते हैं इस तरीके से ये टूट गया, तो ये करेगा क्या, ये शेष का निर्माण कर लेगा। जो फ्रेगमेंट बना है ये फ्रेगमेंट क्या करेगा, ये अलग हो गया और अलग होने के बाद जो है ये क्या करेगा, अब एक नए पादप का निर्माण कर लेगा, यानी नई संतान का निर्माण कर लेगा। ये विकसित है, कहने मतलब यहाँ से ये टूट करके अलग हुआ तो इसके जितने भी खंड बने, प्रत्येक खंड से जो है एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ये पाया जाता है किसमें, स्पाइरोगायरा में पाया जाता है और यूलोथ्रिक्स में। भाई रीजनरेशन यानी कि जहाँ से ये टूट करके अलग हुआ ये शेष अपने भागों का निर्माण कर लें, इस क्षमता को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। इस क्षमता को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। अच्छा, कुछ अकशेरुकी जंतुओं में भी रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, जैसे अमीबा। भाई अभी हम लोग तो ये पादप पढ़ रहे हैं, लेकिन जंतुओं में भी पाई जाती है, जैसे अमीबा है। अमीबा का यदि केंद्रक जो क्या कर जाए भाई, ये टूट जाए, मान लेते हैं टूटा तो ये दो भागों में टूटा, एक ही भाग बना, तो ये क्या करेंगे, ये शेष भागों का निर्माण, जैसे ये वाला भाग है तो अपने इस भाग का निर्माण कर लेगा, जो ये वाला भाग था ये शेष भाग का निर्माण कर लेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है भाई, जब ये खंडी भवन हुआ तो ये क्या किए, दो भागों में टूटे और दोनों भाग जो है ये किसका निर्माण कर लिए, एक नए अमीबा का निर्माण कर लिए। तो ये तो बहरहाल पाया जाता है जंतुओं में। हम लोग देख रहे थे पादप में, तो पादप में क्या हुआ, पादप में जो है ये पाया जाता है किसमें, स्पाइरोगायरा में। और पाया जाता है किसमें, यूलोथ्रिक्स में। ठीक, कि यहाँ पर जो स्पाइरोगायरा ये सूत्र दिखाई दे रहा है, अगर से क्या कर जाए, ये टूट जाए, तो टूटने के बाद जितने खंड बनेंगे प्रत्येक खंड जो है शेष भागों का निर्माण कर लेते हैं, कहने मतलब एक नए पौधे का निर्माण कर लेंगे। ये व्यवस्था कहलाती है खंडी भवन कहलाती है। अच्छा, हम देखते हैं अलैंगिक जनन से लाभ क्या होता है। अलैंगिक जनन से लाभ, लैंगिक जनन के लाभ, अलैंगिक जनन के लाभ यानी कि एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के लाभ। तो अलैंगिक जनन से हमको निम्न लाभ होता है। अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान आकार की व आनुवंशिकी में
जनक के समान होते हैं। कहने का मतलब जो अलैंगिक जनन में संतान उत्पन्न होगा वो क्या होगा, अपने माता पिता के बिल्कुल समान होगा। जैसे भाई यहाँ पर है ना कि इसी का हुआ जो इसी यहाँ पर है ना कि ये क्या हुआ कि ये अपने माता पिता के बिल्कुल समान होगा। जैसे देखो यहाँ पर ये हुआ ना कि इसमें क्या हुआ कि जो ये बने क्या थे, हिप्नोस्पोर बना, मान लेते इसी का साइटोप्लाज्म में यही केंद्रक है, ये पड़ा रहा और जब परिस्थितियां अनुकूल आई तो ये नए पौधे का निर्माण कर लेगा अंकुरण करके। तो कहने का मतलब ये अपने समान पौधे का निर्माण करेगा। तो अलैंगिक जनन से लाभ क्या हुआ कि भाई ये अपने जनक के समान होंगे। जो इनकी संतान बनेगी उसकी गुणसूत्र की संख्या जो है ये जनक के समान पाई जाती है। संख्या क्या होगी, गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या जनक के समान पाई जाती है ना। गुणसूत्र की संख्या जनक के समान होगी। और फिर इससे लाभ क्या होगा अगला कि जैसे जनक में युग्मकों का निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास आदि क्रियाएं नहीं होती हैं। यानी कि इस जनन में युग्मक निर्माण नहीं होगा। युग्मक निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास आदि क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं। आदि क्रियाएं नहीं पाई जाती है ना। ये तो जो है लाभ पाया गया इसमें। अब इससे हम देखते हैं हानियां क्या हैं। अलिंगी जनन से जो है हानि क्या है। अलैंगिक जनन की हानियां, यानी इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है ना, अंग्रेजी में कहते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हानि देखते हैं क्या है। अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और ना ही दो विभिन्न आनुवंशिक संरचना वाले युग्मक संयुक्त होते हैं। अतः नई प्रजाति का विकास नहीं होगा। नई प्रजाति का विकास नहीं पाया जाता, नहीं होता है, लिखा जाए नहीं, विकास नहीं होता है। कारण क्या है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है और ना ही इसमें जो है युग्मक निर्माण हो रहा है। यानी कि विभिन्न संरचना वाले युग्मक जो है अगर से क्या करते, संयुक्त होते तो भिन्न भिन्न स्थानों से पदार्थ आता और नए जाति का निर्माण होता। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, भाग ले नहीं रहे हैं, सेम क्या हो रहा, वही कोशिका जो है नए पादप का निर्माण कर दे रही है, सेम प्रकार के पौधे बनते हैं। तो इसमें जो है नई प्रजाति का विकास नहीं होगा। इस जनन की निरंतरता यदि बनी रहे तो संतान जो है दुर्बल हो जाती है। निरंतरता अगर से पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाए, यदि अलैंगिक जनन की क्या बन जाए, निरंतरता बनी रहे, संतान, निरंतरता से संतान जो है दुर्बल होती है। यानी कि यदि जो है बार बार जो है क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन के द्वारा ही संतान उत्पन्न हो रही है, तो ये संतान क्या होगी, ये संतान दुर्बल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या पढ़े,
अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की तमाम विधियां पाई जाती हैं, है ना। कौन कौन सी विधियां बताई गई आप लोगों को? द्विविभाजन बताया गया, बीजाणु जनन बताया गया, मुकुलन, कलिका निर्माण, खंडीभवन, है ना। ये विधियां हैं जिनके द्वारा जो है नई संतान की उत्पत्ति होती है। और अलैंगिक जनन से लाभ क्या है कि गुणसूत्र की संख्या जो पाई जाएगी वो अपने जनक के समान होंगी, है ना। और युग्मक निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास आदि क्रियाएं जो है नहीं पाई जाती हैं। इस जनन में उत्पन्न संतान जो है आकार की, आनुवंशिकी में जो है जनक के समान पाई जाती है। हानि क्या होगा कि ये होता है अलैंगिक जनन से कि नई प्रजाति का विकास नहीं होता है, और निरंतर अगर से ये व्यवस्था बनी हुई है तो संतान क्या हो जाएगी? दुर्बल हो जाती है। ठीक, चलिए अब कल बताएंगे लिंगी जनन।